हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं अंकुश सैनी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर, उसको डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में किस पोर्शन में कितनी चॉइस मिलेंगे और पोर्शन कितने होंगे, कितने सेक्शन बनेंगे। भाई ये आपका जो पेपर है, फर्स्ट जो सेक्शन होगा ABCDE तक सेक्शन होंगे। फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसके 18 तो उसमें एमसीक्यू होंगे, 2 जो है ना एसर्शन रीजन होंगे। उसके अंदर 18 क्या होंगे एमसीक्यू और 2 क्या होंगे एसर्शन रीजन होंगे। ठीक है। इसका जो एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो होगा 1 मार्क्स का। सेक्शन 1 में कितने 18 एमसीक्यू और 2 एसर्शन। एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 वेट, एक मतलब एक क्वेश्चन होगा उसमें 1 मार्क्स का। वेटेज जो होगा कितना होगा 1 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का तो सेक्शन ए है। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होगा। इसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको चॉइस में। सेक्शन बी में 2 चॉइस मिलेंगी, कोई भी कि भाई ये करो आप या ये करो, किसी 2 क्वेश्चन में इसको चॉइस मिलेंगी। क्लियर। एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टेप 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होते। 1 मार्क्स वाले में उन्हें इससे कोई मतलब नहीं आपने कैसे सोल्व किया, उन्हें सिर्फ आंसर चाहिए। आप अपना आंसर लिखो, सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वो भी लिख दोगे ना, फर्स्ट का ए ऑप्शन है, ए भी लिख दिया और वो करेक्ट है, तो उस पर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। जो ये है सेक्शन बी है, इसमें आपको 2 या 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 2 या 3 स्टेप आपको मैंडेटरी है लिखने हैं। नेक्स्ट बात करें सेक्शन सी। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 3 मार्क्स का, कोई चॉइस नहीं होगी इसके अंदर। भाई 6 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का वेटेज है मतलब 4 स्टेप तो होंगे, या 4 या 5 एक क्वेश्चन में आपको मैंडेटरी है लिखने। नेक्स्ट बात करें सेक्शन डी की, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का वेटेज है, इसका मतलब है हर एक क्वेश्चन में आपको 10, 8 या 7 लाइन आपको लिखनी, मतलब इतने स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ई, जो सेक्शन ई है, इसमें जो क्वेश्चन हो 3 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का होता है। लेकिन वे क्वेश्चन जो हैं वे कैसे होते हैं, या तो वे सोर्स बेस्ड होंगे, या वे केस बेस्ड होंगे, या वे पैसेज बेस्ड होंगे, या इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट, कुछ इंटीग्रेटेड करके उससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। होंगे ऐसे ही, कोई पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल कर उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई केस दे दिया जाएगा, उससे उसकी स्टडी करनी है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वहां पे उससे रिलेटेड ही होंगे उनके आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन जो वाला केस स्टडी वाला है ये अच्छा माना जाता है। पहले इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें, ये नहीं कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले सब उसके अंदर ही होते हैं, सब उसके अंदर ही होते हैं, बस आपको सोल्व करना है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। कितने क्वेश्चन है 3 है, एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स है। ठीक है, तो आप 4 3 12 मार्क्स के हैं। इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे, बुक के बाहर नहीं आते। केस स्टडी देते तो हैं, वे ऐसी देते हैं जो जर्नल केस स्टडी होती है। ठीक है। आपको चॉइस मिलेगी कौन कौन से पोर्शन में, बी में मिलेगी, और जो सेक्शन सी है उसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। जो सेक्शन सी होगा उसमें भी 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपको। क्लियर। ये 80 मार्क्स का वेटेज आपका पेपर का होगा। अब बात करें क्वेश्चन कैसे आएंगे। भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी ही क्वेश्चन बनेगी, जैसे दी वैल्यू ऑफ -70 मोड 13 इज। भाई इसकी वैल्यू पूछिए। अब मोड क्या, मोड जो हमें क्या देता है भाई, मोड क्या देता है, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देता है। तो आप ये देखो, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं, ये तो मान जाते, ये तो वैल्यू आएगी नहीं। इसकी वैल्यू इसने हमसे पूछी है, तो इस केस में जैसे माइनस में आती है तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल, भाई इसका मल्टीपल इसके नियर बाय कौन सा है, 13 7 जा 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 6 जा है 78, जो भी होता है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। कितनी वैल्यू बची, प्लस की 8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, देखते ही इसका आंसर आ जाता है। नियर बाय वैल्यू देखो, इसके इससे माइनस में है, इससे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 70 80 बनेगा, इसका मल्टीपल 13 का उसके अंदर ऐड कर दो। माइनस वाले केस में वो जो मल्टीपल होता है ऐड कर दो, जो बचा वही ये इसकी मोड की वैल्यू होती है। भाई क्लियर।
एक क्वेश्चन जिसका 1 मार्क्स का वेटेज है उसमें ज्यादा ज्यादा आपको 10 सेकंड 20 30 या 40 सेकंड, इससे एक्स अगर ज्यादा लग रही है तो मान के चलना आप उस क्वेश्चन को गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और वो भी यही चाहते हैं, सीबीएसई वाले में ऐसे क्वेश्चन नहीं डालते उसमें। कभी ये सोचो यार एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगी 1 मार्क्स के में, 5 मिनट लगी है 4 मिनट, नहीं, उसमें लगेगी ज्यादा ज्यादा 40 सेकंड। अगर लग रही है तो आप गलत तरीके से छोड़ दो उसको, बाद में करना, आप उसको गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये गिवन है, ठीक है। तो हमसे x पूछा है, इसका डोमेन पूछा है। चलो x प्लस 1 ऐसे कर ले, 1 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या बना हमारा x प्लस 1 एलसीएम लेके हमने माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, ये आ गया भाई, इससे तो ये कट गया, प्लस का 1 माइनस का 2, तो वैल्यू आ गई -1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इससे बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। ये निगेटिव होगी तभी तो निगेटिव से निगेटिव कटेगा भाई, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। सॉरी, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव, तभी तो निगेटिव से कटेगा, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। चलो जी, तो मीन्स क्या है, x प्लस 2 इज लेस देन 0 होना चाहिए, x की वैल्यू x लेस देन -2 ये आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ये रही, इसका डोमेन क्या आएगा, ये आएगी -∞ टू। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो करते हैं। क्लियर? ये भाई इजी क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिक, स्टैटिक कौन सा होता है, आपको पता ही है, बताया हुआ है, ये स्टैटिक होता है एक्स बार, ये क्या होता है, स्टैटिक्स होता है इसके अंदर। नेक्स्ट ये कहता है इन वन सैंपल टी टेस्ट द एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन इज, कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है बताना। चलो मैं ही बता देता हूं, ए आंसर होता है इसका, x माइनस म्यू अपॉन एस √n, ये वैल्यू होती है एस्टिमेशन, ठीक है। क्लियर? ये भाई 1 मार्क्स का है, फॉर्मूला ऐसे ही आएंगे, ज्यादा तो कुछ आने का नहीं। यदि द मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, भाई 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, उसकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर है स्टिल वाटर में। स्टीम की स्पीड पूछी है भाई, मैन की तो आ गई है, मैंने अप और डाउन स्टीम में आपको बताया हुआ है। टाइम कह रहा है, टाइम ले लेते हैं, मैं कहता हूं कि भाई इसकी स्टीम की जो स्पीड है वो x है, कितनी है, x है, तो डाउन स्टीम में स्पीड हो जाएगी 6 तो थी, x हो रहा है डाउन स्टीम में, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लगा डाउन स्टीम में, भाई डिस्टेंस d अपॉन स्पीड इतना टाइम किस में लगा, डाउन स्टीम में। अप स्टीम में टाइम ले लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्टीम में माइनस करते हैं, 6 माइनस एक्स। अप स्टीम का मीनिंग है उसके अपोजिट चलेगी, जो स्ट्रीम है उसके अपोजिट, ठीक है। ये क्या कहता है कि ये जो है ये वैल्यू इसकी डबल है, जो ये टाइम लगेगा ना इसका डबल लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी इस डी से, डी कट गया, आ गया 2, इसको इधर भेज दिया भाई, इसको 3x इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप ये नहीं कि भैया अगर आपने इक्वेशन बना ली, भाई इक्वेशन बना ली तो आप यहां पे पुट करके देख सकते हो यार, 2 पुट किया तो बनेगा 8 और ये बन गया 4, ये डबल है इसका,
देखोगे कि डबल है। इक्वेशन सेटिस्फाई करा के भी आंसर निकाल सकते हो आप। इक्वेशन सेटिस्फाई करा के भी आपकी वैल्यू, आप ये सोल्व नहीं करना चाहते तो वैल्यू पुट करके देख लो, अदरवाइज ये मेथड तो है ही जो उसने बोला इट टेक्स ट्वाइस टाइम, ये जो है इसका ट्वाइस है इस टाइम का, बस उसको इक्वल कर दिया, जो वैल्यू कटती थी काट दी। क्लियर? नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज। भाई मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वो क्या होती है? इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया, शायद इसका आंसर 1 आता है। क्या आता है भाई? 1 आता है। सबका सम किसके इक्वल कर देते हैं भाई? सबका सम, मैं वो बता देता हूं, इसमें सबका सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और वही पूछिए मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेशन, ये बनाया है इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7। मोड वाला एक मैंने आपको बताया हुआ है। मोड वाला क्या बताया हुआ है कि भाई अगर 3 की पावर 2 मोड 7 ये लिखा है तो इसकी वैल्यू 2 आती है। भाई 3 2 या 9 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना है? इसकी वैल्यू 2 आती है। और 3 की पावर 3 मोड 7 इसकी वैल्यू -1 आती है। कितनी आती है? -1 आती है। कैसे आती है? 3 3 या 27, 27 7 का नियर बाय जो 28 है, और 27 में 28 माइनस करेंगे कितना आएगा? -1 आएगा। यही तो करते हैं भाई, निगेटिव वाले केस में तो ऐड करते हैं। ये पॉजिटिव है, 3 3 जा 27 और 7 4 जा 28, माइनस करेंगे तो कितना आ गया? -1 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, चलो जी। अब ये 3 की पावर 3 मोड 7 की वैल्यू -1 है। 3 के ऐसे कर दूं यहाँ भाई, इसकी पावर 16 कर लें। थ्री की पावर अगर मैं 16 कर देता हूं तो हटा दो, 16 कर देता हूं तो ये -1 की पावर 16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। ये कितना हो गया? 48। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं इसकी, इधर से ये भाई, ये वैल्यू 1 आ गई तो ये कितना आ गया? 3 की पावर 2 मोड 7 इंटू इसकी पावर 16 हमने ली है, 16 3 48 आ गई है वैल्यू, इज इक्वल टू भाई ये 2 था इंटू 1, ये वैल्यू बनेगी इसके साथ मल्टीप्लाई करते ही। और ये 3 की पावर 2 और 3 की पावर 48 मिलिए कितना बन जाएगा? 3 की पावर 50, और ये इधर 2 इंटू 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 इंटू 1 मीन्स 2। भाई यही तो 3 की पावर 2 और यहां से 3 की पावर 48 ये आ गया। मोड 7 इसको हम जब सोल्व करेंगे कितना आ गया? मोड 7 बाहर, ये 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 48 मोड 7 कितनी आ गई? 2। यही हमसे पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी है? 2। भाई क्लियर? मोड वालों का एक फंडा भी मैंने बताया था आपको कि कैसे करना है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट कहता है इफ द कैश इक्विवेलेंट ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹300 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। भाई 300 एक क्वार्टर में पेएबल है तो पूरे ईयर में 1200 पेएबल होगी। परसेंटेज है 1200 इतने पे करता है किस पे? 24,000 पे 100 पे कितना? ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं, 1 2 1 2 1, कितना आ गया? 5%। ये आंसर भाई। एक क्वार्टर में 300, 4 क्वार्टर होते हैं एक ईयर में, 1200 अपॉन 24,000, 100% पे कितना? क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
नेक्स्ट कहता है log x dx इक्विवेलेंट। हम क्या कहते हैं इस वाले केस में, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू टी। भाई इंटीग्रेशन निकालना है तो 1/x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ जाएगा। इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ये t और डी एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी थी, log x का स्क्वायर बाय सी, ये आंसर आ जाएगा। यही तो करते हैं ना इस केस में, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा स्टेप तो होंगे नहीं कि भाई एक को रिप्लेस कर देते हैं आ जाता है। क्लियर, टी को रिप्लेस कर दिया किससे, ये रहा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यार दिस सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड वाज डिलेड फॉर ए मंथ ड्यू टू लैंडस्लाइड इन हिल टेरियन में क्या हुआ, लैंडस्लाइड की वजह से डिले हो गया। कोई फिनिश्ड जो गुड था, जो पहुंचना था जहां पे, वो क्या हो गया, डिले हो गया। ये कहता है यार ये जो प्रॉब्लम है विच ट्रेंड, ये जो है डज द सिचुएशन फॉल, किस में आती है भाई, ऐसा तो होता नहीं, कभी कभार कैसा होता है, कभी कभार क्या है, इर्रेगुलर, क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर। वैसे तो जा ही रहा था ना वहां पे, इस चीज को क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर। क्लियर के नेक्स्ट ये कहता है ए मशीन कॉस्टिंग 30,000 is expected to have a useful life of 4 years and a final scrap value of 4,000। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है भाई, 30,000 था एनुअल, कैसे ने 30,000 था, और कितना रह गया अब 4,000 रह गया, इतना था, इतना रह गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, और कितने में, 4, एक ईयर में नहीं 4 ईयर में, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 26,000 अपॉन 4। ये इसका आंसर भैया, इसका आंसर क्लियर भाई, इतना था, इतना रह गया, माइनस किया, अपॉन 4 कर दिया। नेक्स्ट है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू 6% कंपाउंड सेमी एनुअली। अब ये कंपाउंड है सेमी में, तो सेमी में क्या करते हैं, इसका हाफ कर दे। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस बी, ए बी अपॉन 100, ये होती है इफेक्टिव जो परसेंट होती है, वो होती है। a की वैल्यू कितना, हाफ कर दिया 3, b की वैल्यू भी कितनी 3, भाई 6 का हाफ, a भी 3, b भी 3, प्लस 3 इंटू 3 बाय 100, इतनी इफेक्टिव परसेंटेज बनेगी। और इसकी वैल्यू 336 प्लस इंटू 909, इतने परसेंट, ये कितनी आ गई, 6.09%। इसका आंसर क्लियर, कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 in the mutual fund in 2015 increased to 32,000 in the year of 220। ये पूछता है दिस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज, ये गिवन दे रखा है, तो हम कैसे करते हैं इसे, कैसे करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला 1.6, ये जो दे रखा है ये -1 इंटू 100, ये कर देते हैं हम, यही तो निकालते हैं। इसकी वैल्यू 1098 -1, ये वैल्यू हमेशा देगा, ये देगा, वैसे तो सोल्व होगी नहीं, टेबल चाहिए इसमें एंटी लॉग वाली, इसमें से माइनस है 0 100, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये वैल्यू आ गई 9.8%।
क्लियर भाई? क्लियर? सीधा फॉर्मूला ही तो है ये भाई, सीधा फॉर्मूला है। आगे बढ़े, बोलो कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट चल रहा हो उसके रिगार्डिंग? इजी इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं भाई। ये कहता है द इंटीग्रेटेड फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई इसका x dx ये है, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया तो आ गया dy अपॉन डी एक्स, टू वो प्लस का 2 y अपॉन एक्स, ये बन गया भाई। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे निकालते हैं? आंसर तो ये होगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर का मैंने बता रखा है आपको, ये लिखते हैं, ये आया इंटीग्रेटेड फैक्टर इसका e की 2x, और इसको क्या लिखा जाता है? इसको जब इंटीग्रेट करेंगे जाएगा e 1 अपॉन एक्स है तो 2 log x, और log x की प्रॉपर्टी जो ये होता है ना यहाँ पे, ये इसकी पावर होती है, इसको पावर बना दिया, ये आ गया e की पावर, भाई e की पावर log x स्क्वायर, और ये जब बेस e होता है ये कट जाता है पूरा, ये वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर, ये इसका आंसर। भाई ये e इसका बेस है, e ये है तो ये पूरा खत्म, x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भाई ये कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं, कहता है कौन सी कंस्ट्रेन करना है। कंस्ट्रेंट का मैंने क्या बता रखा है भाई, आप ऐसे ना बना के ना ये वैल्यू पुट करके देखो, कोई भी अगर सारी इक्वेशन उससे सेटिस्फाई हो रही है तो वो आंसर। ठीक है, चलो जी 3,1 से देखते हैं, 3 और 1, ये 5 आ गया, ये तो सेटिस्फाई हो रही है, 3 और 1 ये भी भाई सेटिस्फाई हो रही है, तो पहली तो इससे सेटिस्फाई हो रही है। 0,2 2.5 इससे भी ये सेटिस्फाई हो रही है, 4,0 इससे भी सेटिस्फाई हो रही है ये भी, तो इसका आंसर यही होगा भाई। यही सारे जितने भी कॉर्नर पॉइंट है ना सबसे सेटिस्फाई ये ए वाली हो रही है, हम और चेक ही नहीं करते, एक ही तो आंसर होगा, एक ही तो आंसर होगा, ये सारी से सेटिस्फाई हो रही है। आप कोई सी रखो ये वैल्यू जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होती है, कोई भी जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी वैल्यू रख के देख लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये कहता है इफ x इज ए पॉइजन वेरिएबल सच दैट 3p x इज इक्वल टू 2p x इज इक्वल टू 1 देन द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, भाई मीन का मैंने एक आपको m की पावर में लिखवाया हुआ है, m स्क्वायर, ये देखो ये लिखवाया हुआ है कि इसे कैसे लिखते हैं, 3 है ये रहा, यहाँ स्क्वायर है तो m स्क्वायर e की पावर माइनस m तो आएगा ही आएगा, अगर ये 2 लिखा है तो m3 होता तो m3 होता, अपॉन ये 2 है फैक्टोरियल 2 आ गया। अब 2m क्योंकि ये 1 है, m की पावर 1 e की पावर माइनस m, इनको इक्वल कर दिया हमने, इनको इक्वल, तो यहां से निकल के आ जाएगा भाई इस m से ये m कट गया, ठीक है, e की पावर m से e की पावर m कट गया, ये आ गया 3m अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ये इधर चला गया, m इज इक्वल टू 4/3, ये इसका आंसर। ये बताया था ना कि भाई किस तरीके से इसको करना है, कहीं भी आवे ये पॉइजन जो वेरिएबल होता है इसका, ये x इज इक्वल टू 2 है तो m स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 है, अगर 3 होता ना तो m3 आता है यहाँ पे, m की पावर 3, क्लियर, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाता। आगे बढ़े, फॉर द गिवन 5 वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये कहता है दी 3 ईयर मूविंग एवरेज आर गिवन बाय, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी कराया, ये इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका, ठीक है, ये इसका आंसर होता है, सॉल्यूशन देख लेना।
आगे बढ़ते हैं। कहता है डाटा पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल सॉरी वेरिएट विद द मीन 12 स्टैंडर्ड डेविएशन 4 एंड जेड स्कोर 5 इज, वो पूछा है। इसका एक फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको सब चीज गिवन है। जेड की वैल्यू 5 रख दी, एक्स तो हमें गिवन नहीं है, म्यू की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 4 की मल्टीप्लाई इधर 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 12। क्लियर भाई। अब दो क्वेश्चन मैंने बताए थे एसर्शन रीजन पे आएंगे, दो क्वेश्चन किस पे आएंगे, एसर्शन रीजन पे। इसमें क्या है, पहले ही आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देगा, अगर एसर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन की, तो ए टिक करना है। ए और एसर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कोई लिंक ही नहीं है उससे, तो इस केस में आपको बी टिक करना है। अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो डी टिक करना है। जैसे किसने बोला, द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी मेक्स इफ प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स, ये प्रॉफिट फंक्शन दिया है। एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट, पी इज द प्रॉफिट इज 59, मैक्सिमम प्रॉफिट पता है। रीजन क्या कहता है यार, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने, पहले हम जो भी हमें गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं पी ए, उसको जीरो के इक्वल, वहां से कोई वैल्यू निकालते हैं। सेकंड बार फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर ये वैल्यू लेस देन होगी, यहां ग्रेटर देन दे दिया भाई, ये ग्रेटर देन दे दिया, लेस देन देता तो मैक्सिमम होता, ग्रेटर देन तो मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम लिखा है तो रीजन तो गलत हो गया भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बचा ही होगा भाई। रीजन क्या है, गलत है, ये लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये हो नहीं सकते, बस यही ठीक है। और उसको सोल्व करना चाहो तो भाई कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, जीरो के इक्वल रखो भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो, जीरो के इक्वल रखो और एक्स की वैल्यू निकाल दो, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट हो, -16 आएगा, -16 मतलब इस वैल्यू पे ये ग्रेटर है, मैक्सिमम है, और फिर ये इसमें p में ये वैल्यू पुट कर दो 3/2, आपका 59 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। जब आपको पता ही लग गया इसका आंसर ये होगा तो ज्यादा करना क्यों है, ये तो हमने 3 तो इनकरेक्ट हो ही गए ना, तो हो ही नहीं सकते, ये होगा बस खत्म। नेक्स्ट क्या कहता है, दी probability of getting 6 heads when a unbiased coin is tossed 10 times is C 10 C 6 1/2 10, ये दे रखा है। और क्या कहता है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय एनसीआर पी की पावर आर क्यू एन माइनस आर, यही बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही दी जाती है। रीजन तो बिल्कुल ठीक है और भाई ये एसर्शन भी ठीक है और इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये हो गया। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसे ही निकालते हैं हम, तो आंसर ये आ गया भाई। क्लियर, ऐसे ही तो निकालते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल होता है ऐसे ही निकालते हैं, और यही इसने दिया हुआ है, बाइनोमियल नहीं लगा इसने, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या, ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेक्शन बी। भाई ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, चॉइस भी मिलेगी इसमें। जैसे ये कहता है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेरिटी ऑफ 1500 पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ बी 20,000, ये क्वेश्चन है पेरिटी। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, आई इज इक्वल टू करके, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 200, इस केस में यही तो होता है भाई, P इज इक्वल टू होता है R अपॉन आई, तो I की वैल्यू हमें निकालनी है R अपॉन P। P की वैल्यू कितनी है 20,000, R कितना दे रखा है इसने 15,000, रख दिया भाई, रख दिया यहां से, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया, I की वैल्यू कितनी थी R अपॉन 200, रिप्लेस कर दिया, ये जो कटता है काट दो,
तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 15%। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है और सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये आपसे पूछा है। चलो और वाला पार्ट देखते हैं, आसान है, उसको बाद में कर लेते हैं। ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है? ये सारी वैल्यू जीरो होती है, तो बी की वैल्यू जीरो। भाई डायगोनल क्या होता है उसका? जीरो है वाला। चलो रख दिया। ये वैल्यू निगेटिव में, जैसे -1 ये, तो ये जो सी है सी -3 होगा। भाई ये 3 है तो सी क्या होगा? -3। और ये जो है ये 2 है तो ए क्या होगा? -2। यही तो होता है कि भाई इसके डायगोनल के जो होते हैं ये वाले, ये 2 है तो ये -2 होगा, ये 3 है तो ये -3 होगा, ये 1 है तो ये -1 होगा। इनका सम पूछा है, तीनों का सम कर लिया, इज इक्वल टू कितना आ गया? -5। क्लियर भाई? एक तो चॉइस मिली ना, चॉइस इजी मिलेगी तो उसको कर लेते हैं। बात इसकी कि भाई इसको निकालना है, इसको निकालना है। पी ए है ये, ठीक है, पी ए है ये, तो कैसे निकालेंगे हम इसे? भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक और रख लेते हैं, लो यहीं पे, ये रो उठाई, भाई इसकी मल्टीप्लाई की, कॉलम उठाए इसमें, मल्टीप्लाई इस रो में। ऐसे ही तो करते हैं कि भाई ये जो है एक कॉलम उठाया इस रो में, ये दूसरा उठाया फिर इस रो में, मल्टीप्लाई। इसकी करने के बाद यहां मैंने क्वेश्चन कराया, P इज इक्वल टू 4 आएगा, P इज इक्वल टू 4 आएगा। भाई इसको उठाया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 2 जा 4 और -2 इंटू 2, 4 आ गया, तो 4 और 4 8 आ गया प्लस का। अब फिर इसको उठाया दूसरे को, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको उठाया ये, तो -4 और -4 -8 आ जाएगा। भाई यही तो करते हैं, इसको उठाया पहले इस रो के साथ इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे रख देते हैं। ये 2 -2 था तो ऐसे ये 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई 2 4 और ये भी 4, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस। फिर इसको उठाया, सेकंड वाले को उठाया, फिर इसके ऊपर रख दिया। मल्टीप्लाई करना तो बताया था, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 4। नेक्स्ट कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड। कितनी भाई? 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स। कितनी भाई? 2 क्रॉप्स, A एंड B। टू कंट्रोल वीड्स pesticides has to be used for crops A and B at the rate of 3 grams per hectare and 15 grams per hectare respectively। भाई कंट्रोल करने के लिए वीड्स और पेस्टिसाइड्स, वीड्स कितने? 15, वो 30 ग्राम पर हेक्टेयर, और 15 पेस्टिसाइड कितना? 15 ग्राम पर हेक्टेयर। फर्दर मतलब ये क्वेश्चन आसान ही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फर्दर नॉट मोर देन 750 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड, और ज़्यादा यूज्ड हुई। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स A एंड B पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज ₹8,000 and 9,500। Formulated the above problem as LPP, linear problem programming, in order to allocate land to each crop for maximum total profit। मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट निकालना है। पहले इक्वेशन बना लेते हैं, देखो लेट कर लेते हैं। X हेक्टेयर एंड Y हेक्टेयर ऑफ लैंड बी अलॉटेड टू क्रॉप A एंड क्रॉप B। कर लिया। Z इज इक्वल टू Z 8,000 X बाई 8,000 था उसका प्रॉफिट, X के साथ मल्टीप्लाई, इसकी वाली का B का ये था, Y हेक्टेयर थी और वो कितना दे रखा था? 9,500, इसके साथ ये मल्टी, ये हमारी वैल्यू आ गई। Z इज इक्वल टू 8,000 X प्लस 9,500 Y। ठीक है, अब इसने क्या बोला भाई? इसने जो कंडीशन दी, X प्लस वाई लेस देन 10, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो कहा था इसने, देखो
भाई इतना तो पर हेक्टेयर आ गया, जेड की वैल्यू तो ये बन गई। ठीक है, इसकी कि भाई 30 ग्राम है 15 ग्राम है, लो जी इन पे इक्वेशन बना दी। क्लियर, ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये तो बनाई हुई आती है। ए मैन रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ईच इन 5 आवर। भाई 15 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो पहले 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, x माइनस वाई ले लेते हैं। भाई यही तो नहीं, दो दूसरे मेथड से निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, भाई अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई, वाई है स्टीम और x जो है बोट की है, मैन की स्पीड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई, कितनी 25 अपॉन, दो इक्वेशन आ गई। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल, वाई वाई 2y, y इज इक्वल टू 1। ये तो पूछी थी स्ट्रीम की स्पीड। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर्स। 25 अपॉन क्लियर भैया। A can run 40 meter while B run 50 meter in the same time in 100 meter race. 100 find by how much distance B beats A. कितनी डिस्टेंस से बीट करेगा। भाई A can run 40 meter while B run 50 meter in the same time. तो इसकी जो स्पीड है यार, इसकी स्पीड निकाल ले। अगर मान लिया टाइम t है तो स्पीड जो निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी आ गई ये, और b की स्पीड आ गई 50 अपॉन t। तो डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस पूछिए भाई, जो इसका रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो होता है, t से t कट गया 4:5। भाई जो आपका डिस्टेंस का रेशियो ये है, मतलब स्पीड का रेशियो ये है, स्पीड का रेशियो ये है, इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। इन 100 मीटर रेस फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। अगर देखें भाई ये 5 यूनिट किसके इक्वल, क्योंकि बी ही जीतेगा, ये कर लेगा पूरी, ये जीत जाएगा विन, तो 5 यूनिट किसके इक्वल, 1000 के, 1 यूनिट किसके इक्वल 200 के, तो 4 यूनिट 800 के। इनका ऐसा आएगा 800 ये चलेगा ए, और बी कितना चलेगा 1000 चलेगा। अगर देखें इसमें तो चलेगा, कितने से बीट करेगा इसे, 200 से बीट करेगा। बी बीट्स ए, ये 1000 कितने से करेगा। क्लियर भाई, रेशियो बना लो, रेशियो से चीजों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। 200 से बीट करेगा भाई, वो 1000 चलेगा, ये कितना चलेगा 800 चलेगा, कितने से बीट करेगा 200 से। आगे बढ़े। ए मशीन प्रोड्यूस वेयरसिस ऑफ थिकनेस 0.50 टू डिटरमाइन वेदर द मशीन। ये क्वेश्चन 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इस इतना, ये निकालना है, इसमें निकालना है सिग्नेट दैट द मशीन इज वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। गिवन हमको ये चीज है, डिटरमाइन करना वेदर द मशीन इज इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर। ए सैंपल ऑफ 10 वेसल्स इज चोजन फॉर विच द मीन थिकनेस इज इतनी, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना। चलो जी भाई, ये हमने इक्वेशन बनाई थी, इसके अंदर जो इस टाइप के क्वेश्चन है हम क्या करते हैं,
म्यू इज इक्वल टू, भाई फर्स्ट केस जीरो वाले में और इस वाले में दो अलग अलग ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस एन माइनस वन। ये वैल्यू हमको सब गिवन है ही, इसके अंदर पुट कर दिए भाई, वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से क्या आया, कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज TCL इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर एंड टैब 2.262, ये आया। द नल हाइब्रिड S0 इस पे तो आया है, कैन बी रिजेक्टेड, हैंस वी कंक्लूड द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। भाई हमें निकालनी थी कि मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जब हमने देखा ये जो है कैलकुलेटेड वाली वैल्यू है ये तो इतनी है, और जो हमने निकाली है वैल्यू ये इतनी आई, इसको सोल्व किया, इससे ग्रेटर आ रही है वैल्यू, तो मतलब वर्क जो मशीन क्या है प्रॉपरली क्या है वर्किंग नहीं है। आगे बढ़े नेक्स्ट में, सेक्शन सी। भाई सेक्शन सी, इसके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 3 मार्क्स का होगा, जितने उसमें स्टेप्स उससे ज़्यादा होंगे। ये कहता है इसको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 या इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। ठीक है, लो जी पहले 1 को कर लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स प्लस 2, इसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब को भाई बनाया कैसे इसे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना, ये x3 2x स्क्वायर, तो इसके बाद ये वैल्यू यही बन जाएगी। भाई इसको हमने ऐसे इस फॉर्म में रिटर्न किया, इसके बाद इसको इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x3/3, इसको इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 4x माइनस 8 log x प्लस 2 प्लस c, ये बनेगा, ये इसका आंसर। नेक्स्ट वाला ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, पार्ट्स में करेंगे, पहले log x भाई log x हम कैसे करते थे कि भाई इस log x एज इट इज इसको इंटीग्रेट कर लिया, दो फंक्शन लगाते थे ना, पहला एज इट इज, सेकंड को इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस माइनस इसको इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, और इसको इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ये आ गया ये वैल्यू। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही तो करते थे कि log x को रखा है जी, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस log जो x है उसको क्या किया मैंने, log x उसको डिफरेंशिएट किया, और सेकंड वाले का जो इंटीग्रेशन है उसको रख दिया, उसको भी इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गई वैल्यू। The cost of 2 toys A and B are 50-75. On a particular Sunday, shopkeeper P sells 7 toy of type A and 10 toy of type B, whereas shopkeeper Q sells 8 toys of type A, 6 toy of type B. Find income of both shopkeeper using matrix algebra. इनकम निकालनी है मैट्रिक्स अलजेब्रा से, ये रही टोय A टोय B 7 10 8 और 6, कोस मैट्रिक्स ये रही, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये वैल्यू। क्लियर ये भाई, क्लियर, बोलो कोई डाउट, आगे बढ़े। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। भाई इंटरवल निकालने हैं, वे इंटरनल निकालने हैं, पहले से सोल्व करके जीरो के इक्वल जैसे हम पुट करते हैं, भाई इसको सोल्व किया, इसका डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर, ये 3 इधर आ जाएगा, ये इसको सोल्व कर लिया, 2 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 3 के इक्वल हो, 2 + 1, ये वैल्यू बनी। हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल है x - 1, यहाँ से x 1 आ गया और 2 आ गया, भाई ऐसे वैल्यू को चाहिए हमारे पास।
ये रहा 1, ये रहा 2, ये इंटरवल आ गए। ठीक है, हमें क्या पूछना, इंक्रीजिंग कब है ये, भाई इंक्रीजिंग कब है। अब चलो इंक्रीजिंग देखते हैं भाई। जिसमें भी इसकी वैल्यू, हमने क्या किया, इससे वैल्यू कम ली, -1 से कोई वैल्यू कम लेते हैं, जैसे -2 ली हमने वैल्यू। अगर ये वैल्यू माइनस आ गई, भाई इससे कम ली -2 और इससे ज्यादा ली, इनके बीच में कोई वैल्यू ले ली, ठीक है। चलो जी, इसके अंदर पुट की, -2 पुट किया, ये पॉजिटिव आई भाई, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, मतलब ये इधर क्या है, पॉजिटिव है। इधर 2 से बड़ी वैल्यू रखी कुछ, भाई 2 से बड़ी वैल्यू 3 रखी, ये भी पॉजिटिव है, ये इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम 0 वैल्यू रखें, जिसमें 0 वैल्यू रखें, तो ये निगेटिव आएगी वैल्यू। ये वाली पॉजिटिव है, तो मतलब ये इंटरवल क्या करा, -∞ से कहां तक, 1 तक, और ये इक्वल टू हम ले रहे हैं, तो ये यूनियन भाई वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमने इसमें नहीं करनी, वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं ऊपर वाले में, ये तो मैंने जल्दी के लिए कर दी। अब वैल्यू पुट करोगे, जहां जहां ये पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग है, जहां पॉजिटिव नहीं है वो, हमें तो पॉजिटिव दिखाना है, पॉजिटिव इस इंटरवल में है, इस वाले में और इस वाले में, इसको लिख दिया। भाई पॉजिटिव किस इंटरवल में है, पॉइंट निकाल लो, मैं पॉइंट निकालने के बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो। आप इसमें जो इक्वेशन है -2 पुट करो, जब पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है अंडर द प्योर मार्केट कंपटीशन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, where P is the price and X is the quantity of commodity, using integral find consumers। भाई ये अंडर प्योर कंपटीशन में क्या होता है, PD इज इक्वल टू PS, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, X की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, X इज इक्वल टू 2 - 2, X0 इज इक्वल टू 2, P0 इज इक्वल टू 12 P0। हेयर कंज्यूमर जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये रहा, वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई इसकी वैल्यू PD की माइनस दिस, तो ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या है भाई, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इनको तो आप कर ही सकते हो, जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उनको देख लेना। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, फिर उसी का ही क्वेश्चन है, PD और PS का, यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, ठीक है भाई, आज मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।